बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में बिलउमूम और आलम इस्लाम में बिलखुसूस रोनुमा होने वाले वाक़यात इस कदर ज़्यादा हैं कि उन पर गुफ्तगू करने के लिए कई नशिस्तें दरकार हैं। लेकिन आज हम इस मुख्तसर सी नशिस्त में आलम इस्लाम में वाक़या होने वाले कुछ वाक़यात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़ तजिज़े निगार और सहाफ़ी अली शेर भाई। अस्सलाम वालेकुम अली शेर भाई। इन ताज़ा तरीन वाक़यात और हादसात सानहात में सानह मिना जो सऊदीया के अंदर रोनमा हुआ, उस पर बाज़ लोगों का तजिया तबसरा या राय ये है कि इस पर कसूरवार सऊदीया है और बाज़ लोग इसको ईरान की साजिश करार देते हैं। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए मोहसन, सऊदी अरब में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए कि ये साजिश थी या एक वाक़या था, जिस तरह पहले भी कई वाक़यात होते हैं, जैसे क्रेन का एक हादसा हो गया। इससे पहले अगर हम देखें, यानी अगर हमें किसी की लापरवाही पे या किसी की गफलत पे भी सवाल उठाना है तो उसके लिए थोड़ा सा उसके माजी का जो पर्सपेक्टिव है उसको ज़रूर मद्देनज़र, बैकग्राउंड को देखना होगा। उसकी अगर देखा जाए कि सऊदी गवर्नमेंट के जो अच्छे इंतज़ामात हैं, जो लोग ये सवाल करते हैं कि उन्होंने लापरवाही की, उनकी नहली की वजह से ये हुआ, सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए दलाइल चाहिए। दलाइल में अगर ऐसा होता तो ये पिछले 9 साल में, जो कि इससे पहले 9 साल को छोड़ के इससे पहले बहुत कम 2 साल 3 साल 1 साल 2 साल हर साल तकरीबन ये होता था। लेकिन 9 साल का मतलब ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अपने इंतजामात इतने अच्छे कर लिए थे और 30 लाख का जो मजमा है, जो लोग हैं, इसका मतलब है उनको वो इस तरह से मैनेज करने में कामयाब हो गए थे कि 9 साल में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। इस साल में क्रेन का हादसा हो जाना एक और अलग एक चीज़ है, वो टेक्निकल चीज़ है, वो पॉसिबल है। वो सिर्फ यहाँ जो है वो सऊदी अरब में नहीं, दुनिया भर में होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, वहाँ भी हो सकते हैं। उस वाक़े को और इसको तो बिल्कुल आपस में मुवाजना भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात है इस वाक़े की, सानिया मिना की, सानिया मिना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, साजिश क्या थी, वाक़या क्या था, इंसिडेंट क्या है, ये तहकीकात के बाद सामने आएगा तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन कुछ शवाहद ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत कुछ कहा जा रहा है। ज़ाहिर है ये अभी उस वक्त तक हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। जैसे सऊदी अरब से ये खबरें आ रही हैं और हमने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की कि वहाँ पे 50 के करीब लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं और उन गिरफ्तारियों की जो बुनियाद बनी है वो सवालात हैं कि ये वाक़या जो हुआ है अचानक, जिस तरह मिसाल के तौर पर लोगों के ज़ख्मी होने की तादाद बहुत कम है। सही है। जब भगदड़ मचती है तो लोग पैरों के तले आके कुचले जाते हैं, उनका चेहरा, नाक, मुंह ज़ख्मी जो है, ज़ख्मी सूरत हाल वो खासी ज़्यादा होती है। सही है। वो नहीं है उस तरह से। सही है। ये भी हो सकता है, दलील दी जा सकती है कि वो घुटन की वजह से, ज़्यादा गर्मी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि घुटन की वजह से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हुए। तो घुटन के बावजूद भी जो वीडियो, जो कैमरों की वीडियो सामने आई है, उसको जो सऊदी अरब के इंटेलिजेंस इदारे जिस एंगल से देख रहे हैं, उनके लिए ये भी एक सवाल हैरान कुन है कि लोग गिरते गए और फौरी तौर पे जो है वो शहीद होते चले गए। यानी जितना टाइम एक नेचुरल डेथ में होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। सही। इस तरह की जो चीज़ें हैं। फिर एक और चीज़ जो मेरे लिए भी मुझे ये खबर मिली और हमने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया, तो वो ये है कि लोग जो हैं उनकी यादाश्त कैसे खो गई। मान लेता हूँ कि जहाँ इतना बड़ा वाक़या था, इतनी लाशें थी, कुछ लोग, कुछ 100 लोग, कुछ दर्जन लोग कह सकते हैं कि जिनकी, यानी हर एक की बर्दाश्त और सकत और किसी सदमे को बर्दाश्त करने की सलाहियत अलग अलग होती है। अगर रेशो निकाल लें तो जितनी बड़ी तादाद में यादाश्त खो गए हैं लोग, इतनी बड़ी तादाद में यादाश्त खोने की कोई वजह नज़र नहीं आती। एक पॉइंट ये भी है जिसको सऊदी इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो एक नुक्ते के, एक तफ्तीशी नुक्ते के तौर पर ले रहे हैं, क्लू के तौर पर ले रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक तो ज़ख्मियों की तादाद का कम होना, कि ज़ख्मी कम है, वहाँ कुछ जवाज़ कहा जा सकता है घुटन का, मान लेते हैं। फिर उनका गिरते ही शहीद हो जाना, और तीसरा यादाश्त का चले जाना। इन 3 नुकात पे हमारी मालूमात ये हैं, मेरी मालूमात ये हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने 50 के करीब सऊदी अरब में गिरफ्तारियां भी की हैं। इसको कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले इंसिडेंटल इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन उसके साथ ही साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी शुरू कर दी गई है। फिर ये जो मामला है सानिया मिना का, इसको अगर हम देखें कि जी ईरान ने जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में मुतालबा किया कि बैनुल अक़वामी लेवल की तहकीकात होनी चाहिए और वहाँ पे तहकीकात जो है वो काबिल एतमाद होनी चाहिए। क्या ईरान जो है वो अपने मुल्क में होने वाले बहुत से वाक़यात जो माजी में हुए होंगे, होते रहे हैं,
जी जी। उनकी बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी की इजाज़त देगा? कभी भी अगर वो देगा या देता रहा है तो फिर तो उसको पहले फेज़ में, मैं पहला फेज़ कह रहा हूँ, जी जी, पहले फेज़ में असूल की बात यह है कि सऊदी अरब को तहकीकात करने देना चाहिए, लेकिन साथ ही सऊदी अरब की भी जिम्मेदारी है कि वो उन तहकीकात को इतना शफाफ, इतना क्लियर, इतना इस लिहाज से रिस्पॉन्सिबल बनाए कि किसी को सवाल उठाने की ज़रूरत और ज़रूरत ही ना हो। सही। वो इस तरह से होना चाहिए। हाँ, अगर दूसरे फेज़ में फिर भी दुनिया समझती है, मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई कोताही रही है, कहीं सऊदी अरब ने कुछ ऐसा छुपाया है जो नहीं होना चाहिए था और वो सरफेस पे नज़र आ रहा है, सही है। तो उसके बाद ये मुतालबा किया भी जा सकता है कि जी मुस्लिम ममालिक की कोई कमेटी बना ली जाए जिसमें पाकिस्तान भी हो, ईरान भी हो, और ममालिक भी हों, वो सब मिल के उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा लें। तो मेरे ख्याल में इस तरह का मुतालबा शायद दूसरे फेज़ पे तो किया जा सकता है या किया जाना चाहिए अगर तशफ़ी नहीं हो। जी जी। लेकिन पहले फेज़ पे ही ये मुतालबा करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे उसमें वाक़े से ज़्यादा सियासत इन्वॉल्व है, और यही इस बातें जो इस वक्त कही जा रही हैं उसमें सानिया मिना के हवाले से बतौर ख़ास ये बात आ रही है कि जो है वो सियासत की जा रही है इस हवाले से। फिर जो एक तरह से कहा जाए कि शाम में, इराक़ में, यमन में जो सऊदी अरब और ईरान की जो टेंशन क्रिएट हुई है, जी जी, उसके तरफ इस वाक़े को भी खींचा जा रहा है। हालांकि इस वाक़े को उस तरह से नहीं, इसको एक इंसानी अलमिये के तौर पे लेना चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन इंसानी अलमिये से बढ़ के चीज़ें जो हैं वो उन एंगल्स की तरफ जा रही हैं कि जो पीछे एक अपने जो है वो एक कहा जाए कि एक सेक्टेरियन थॉट की जो चीज़ है उसको लिए हुए। सही है। तो सऊदीया और ईरान का तो इससे पहले भी हज के हवाले से क्लैश जो आप कह रहे हैं कि भी शाम, ईरान, ये तो अभी रोनमा हुए हैं वाक़यात, लेकिन इससे पहले अगर आप माजी में जाएँ तो इन्होंने आपस में जो इनकी क्लैश का एक सिलसिला है शायद वो बहुत पहले से, लेकिन उसमें जो सही ज़ोर उस ताकत ने पकड़ा वो था सऊदीया के अंदर ईरान की तरफ से हज के अंदर जो एक पहली दफ़ा भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। तो आप नहीं समझते कि ये जिस तरह से कहा जा रहा है, बहुत से हल्के ये राय भी रखते हैं कि ये ईरान की तरफ से एक डेवलपमेंट थी जो पहले से की गई थी, और जिसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद ईरान ने सबसे पहले इस पर शोर मचाना भी शुरू कर दिया। आलम इस्लाम उस वक़्त खामोश था और दुख दर्द में सऊदीया के साथ शरीक था, ये भी सानिया रोनमा हुआ, लेकिन आपने देखा कि ईरान ने तो दूसरे दिन इस पर सऊदीया को कसूरवार ठहराया। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए मसलन ये नेचुरल बात है, जब आपकी किसी के साथ एक तरह से नहीं लग रही होती या आपकी वो दुश्मनी होती है, ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, तो आप उस आड़ में होते हैं कि वो कोई गलती करे या उससे कोई गलती यानी जाने में या अनजाने में हो तो आप उसको कैश कराएं। तो वो तो नेचुरल बात है कि जो ही ये होना था तो उस पर सबसे पहले ईरान ने ही बोलना था। कोई और कौन बोलता बताएं? पाकिस्तान बोलता, अमेरिका बोलता, सीरिया बोलता, कौन बोलता? नेचुरल बात ये थी कि उन जिनको बोलना चाहिए था अपनी एक कन्फ्लिक्ट में, एक कश्मकश में, वही बोले, वही हुआ। सही, ठीक है। आलमी इस्लाम को इन सानहात से या इस तरह के सानहात से कैसे निपटना चाहिए? देखें, हमें उस साजिश का इदराक करना चाहिए जो हमें पहले टुकड़ों में बांट चुकी है, छोटे छोटे ममालिक में बांट चुकी है। ब्लड बॉर्डर्स का एक मशहूर आर्टिकल जो है वो मौजूद है कि किस तरह मुस्लिम स्टेट्स को शिया और सुन्नी के नाम पे तकसीम किया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाए, और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो छोटे छोटे वायसराय बिठा के किस तरह उनको कंट्रोल किया जाए। हमें उस साजिश को समझना चाहिए, और उस साजिश को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अपनी जगहों से बुलंद हों, ईरान भी बुलंद हो, सऊदी अरब भी बुलंद हो, और उसको एक उम्मत मुसलमान की सोच के हवाले से देखे कि ये जो कुछ हो रहा है कहीं इसके पीछे हमें तकसीम करने, हमें लड़ाने और अपने मफादात निकालने की वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका पार्ट तो नहीं है। इस पे सोचने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल में ज़ाहिर है इस पे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर हम असूल की बात करें, मैं ज़ाती तौर पर समझूंगा वो बहरहाल सऊदी अरब की बनती है, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा हमारा रिलीजियस मरकज़ है जिस पे अगर सऊदी शाह जो है वो एक ऐसी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस तलब करें जिसमें तमाम लोगों को बुलाएं, उनके कंसर्न तो उसमें ईरान को भी दावत दें, वहाँ जिसके जो कंसर्न है उनको एड्रेस किया जाए, खुल के एड्रेस किया जाए। जब वहाँ एड्रेस किया जाएगा, डायलॉग शुरू होगा, तो डायलॉग के शुरू होने का मतलब ये होगा कि आप जब इस वक्त गोली की ज़बान चल रही है तो शायद थोड़ी सी तलखी में गाली आए और गाली के बाद डायलॉग आए, फिर बोली आए और बातचीत हो, बातचीत से जब बातचीत चल निकलती है तो फिर उसके बाद मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। वो होते भी रहे हैं, आप माजी में देख लेना। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो ईरान का एक बड़ा वाइज डिसीजन था
जो उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से जो इन्होंने अली खामनाई ने फतवा दिया था कि काबिल एहतराम है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम उम्मुल मोमिनीन। और सऊदी अरब की, यानी मैं ज़ाती तौर पर मुझे मालूम है कि सऊदी अरब ने बैक डोर्स पे जब ये बातचीत शुरू हुई थी, कुछ टेंशन कम करने में पाकिस्तान का किरदार था, तो उस वक्त सऊदी अरब ने ये कहा था कि जब तक आप ये जो असलाफ हैं उम्महातुल मोमिनीन हैं उनकी तौहीन के हवाले से वो कितना दुरुस्त या ना दुरुस्त वाली बात है वो बात की बात है, सही है। लेकिन एटलीस्ट उसके तमाम इशारे आपकी तरफ जाते हैं। वो तौहीन का जो चैप्टर है वो रुकेगा तो हम आगे एक दूसरे बातचीत की तरफ बढ़ सकते हैं, सही है। उसके नतीजे में ये फतवा आया, सही है। और उस फतवे ने एक रोल प्ले किया। फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में मिली यकजहती कौंसिल का 14 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक जो है जी। वो एक ऐसी दस्तावेज़ है जो मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि मुस्लिम मालिक अपने इन मसाइल को, इस टेंशन को कैसे कम करें। मैं समझता हूँ कि अली खामनाई का वो फतवा और पाकिस्तान की मिली यकजहती कौंसिल के वो 14 नुकात, जिसमें उन 14 नुकात में 4 नंबर पॉइंट पे ये कहा गया है कि तमाम सहाबा इकराम, अहले बैत अज़ाम, उम्महातुल मोमिनीन, इमाम मेहदी, तमाम असलाफ जो है वो काबिल एहतराम हैं, उनकी तौहीन, उनकी तकफीर गुनाह है, सब कुछ कहा गया। और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि किसी फ़िरके को अपने तौर पे ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे फ़िरके को काफिर कहे या उसकी तकफीर करे, सही है। तो दोनों मसाइल हल हो गए ना जी जी। उधर से तौहीन का मसला हल हो गया और उधर से तकफीर का मसला, सही है। तो यही एक 14 नुकाती जो एक तरह से कह लें चार्टर कह लें, एक हाथ में ये चार्टर हो और दूसरे हाथ में इमाम अली खामनाई का जो फतवा है जी जी, ये फतवा मौजूद हो, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम बतौर शिया सुन्नी जो रियासतों के दरमियान, यहाँ सिर्फ ये मामला मजहब का नहीं है, मसलक का नहीं है, मफादात का भी है, बैनुल अक़वामी अलायंसेस का भी है, कौन किसका इत्तेहादी है, वो भी एक चीज़ सामने आ चुकी है। अब देखें ना, जब चीज़ें खुलेंगी और खुली हैं, अभी शाम में देख ले जी जी, रूस बमबारी कर रहा है जी जी, हिजबुल्लाह और ईरान की फोर्सेज जो है, आज की जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान ने बाकायदा फोर्सेज वहाँ भेजी हैं ज़मीनी लड़ाई के लिए जी हाँ। तो इस तरह की जब चीज़ें मौजूद होंगी, सऊदी अरब जो है वो यमन में हौसियों पे इस तरह बमबारी कर रहा होगा जी जी, हौसी जो है वो सऊदी अरब के फौजियों को जो है वो मार रहे होंगे जी। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारा दुश्मन जो कि उम्मत मुसलमा का दुश्मन है वो फ़ायदा उठाएगा जी जी। मैं समझता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी बहरहाल सऊदी शाह की है, शाह सलमान की है। इस वाक़े पे ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, एक तरह से उम्मत मुसलमा के लीडर्स कॉन्फ्रेंस, जो भी उसको नाम दिया जा सकता है, उसको बुला लें, इस पे बैठ के बात कर लें। और असूल की बात बनती भी यही है कि वो कहें कि हाँ, हम अपनी इब्तदाई जो तहकीकात हैं वो हम करने को तैयार हैं, आप लोगों की तसल्ली कराने को, जहाँ आपको डाउट आए हम आपका वो भी दूर करने को तैयार है। लेकिन इस पे दूसरे मरहले पे अगर हम बैनुल अक़वामी फोरम पे इस चीज़ को ले जाएंगे तो अमेरिका हमें लड़ाने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए क्या नहीं करेगा, इजराइल नहीं करेगा। क्या इजराइल की बैनुल अक़वामी जो साजिशें हैं जो उम्मत मुसलमान को डिवाइड करने की और उन पर हुक्मरानी करने की, वो नहीं करेगा, बिल्कुल इंडिया नहीं करेगा। इंडिया ने, आप देखें ना, हम अपने बतौर पाकिस्तानी बात करते हैं, इंडिया को ईरान ने 4 बार जो उनकी बंदरगाह है वो दी हुई है कि नहीं दी हुई, बिल्कुल दी हुई। उस पर किसका परचम लहरा रहा है? इंडिया का परचम लहरा रहा है, इस वक्त भी लहरा रहा है। आप नेट पे चले जाना आपको। जब हम तकसीम होंगे, हम आपस में बात नहीं करेंगे, जब हम आपस में बहाना ढूंढ रहे होंगे, जैसे सानिया मिना होता गया, सबसे पहले ईरान बोला, ठीक है, क्लैश था, वो था, उसे ही बोलना चाहिए था, और कौन बोलता, वो बोला, ठीक है। लेकिन अगर गुंजाइश मौजूद होगी किसी लड़ाई की, किसी फसाद की, तो उसके नतीजे में ये होगा कि बहाना मिलेगा तीसरों को, जो भी तीसरी ताकतें होंगी वो करेंगी। बिल्कुल सही। इसलिए जो सियासी ये वाक़या है, इसके लेवल पे भी एक मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी कॉन्फ्रेंस शाह अब्दुल्ला को बुलानी चाहिए। और दूसरे इसी फेज़ पे जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान की कोशिशों से हम कुछ करीब हुए हैं चीज़ों में, मसले की तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ, सही है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कैसी कॉन्फ्रेंस हो, यानी मेरी ये थ्रस्ट होगी, मेरी ये ख्वाहिश होगी, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हो उम्मत मुसलमा की जिसमें शाह सलमान जो है वो उसकी मेज़बानी कर रहे हों, और उसमें यही 14 नुकाती मिली यकजहती कौंसिल का जो फार्मूला है, जो चार्टर है, और दूसरे हाथ में जो है वो इमाम अली खामनाई जो है उनका जो फतवा है, ये फतवे दोनों उस कॉन्फ्रेंस से, मक्का से उठे। बहुत अच्छा। मक्का से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाए, अपने सुन्नी फॉलोअर्स को दिया जाए कि मिली यकजहती कौंसिल के इस 14 नुकाती जो फार्मूला है, फार्मूला अमन क्या देता हूं मैं उसको, सही है, उसके लिए इस पे इत्तफाक किया गया है, और उधर से वो फतवा सामने लाया जाए और उसकी तशहीर की जाए,
और फिर यकजहती उम्मत मुसलमान डे मनाया जाए। सही। और वो मनाए कौन? वो तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मिल के एक चार्टर की शक्ल में, एक एलामिया की शक्ल में सामने लाएं, तो उसका फायदा ये होगा कि जो नीचे लड़ने वाले हैं ना, जिनको लड़ाते हैं लोग, जी जी, उनकी बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। कितने लोगों को पता है कि जो है वो इसने आयतुल्लाह अली खमनाई जो हैं उन्होंने इस तरह का ना पता है ना बताया जाता है। ठीक है, ना पता है ना बताया जाता है। जी। मैं तो ये मैं खुद कई बार अपने जो यहाँ पाकिस्तान में जो ईरान के मुख्तलिफ लोग हैं, उनके एक डीजी थे, मैंने उनको एक प्रोग्राम में कहा, उनकी भी थ्रस्ट थी इस तरह की बातों पे कि हम कैसे करीब आ सकते हैं। मैंने उनके सामने भी ये तजवीज़ रखी थी और मैंने कहा था कि मुझे उस दिन का इंतज़ार होगा जब आयतुल्लाह अली खमनाई जो हैं वो पूरी दुनिया में ये डे, कोई यौम जैसे यौमुल कुद्स मनाते हैं, इसी तरह का एक डे मनाएंगे और उस डे में इन दोनों चीज़ों की अहमियत बताएंगे कि हम तो इकट्ठे हैं। तो बहुत सी चीज़ें अपनी मौत आप मर जाएगी। बिल्कुल सही है। इसमें अली शेर भाई, ये तो उम्मत मुस्लिमा का और ये एक बैन अल-अक़वामी इशू पे हम बात कर रहे थे, इसमें हम थोड़ा सा आगे आते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की एक क्लैश, एक थोड़ा सा माहौल बना, फिर माहौल दोबारा कुछ बैकअप पे चला गया, अब दोबारा से कुछ ऐसा माहौल बनने जा रहा है। इस पे बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जो आपके साथ खड़े होते हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इसमें तसव्वुर ये किया जाता है, सोचा समझा ये जाता है कि जो ममालिक इस्लामी नज़रियात के हामिल हैं वो पाकिस्तान की बैकअप पे खड़े होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है जो मुसलमानों के पास है। तो उसमें जो ईरान का तर्ज़ अमल या रद्द अमल है कि वो हमेशा से हिंदुस्तान के साथ रहा है, तो एज़ ए जोग्राफियाई सरहद या एज़ ए जोग्राफिया जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें ईरान का जो इंडिया के साथ एक कंसर्न है पाकिस्तान की बजाय, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे आपने अच्छा सवाल किया। मैं एक बार यही बात हो रही थी और मैं फिर उसी महफिल का हवाला दूंगा जो ईरानी डायरेक्टर जनरल थे पाकिस्तान में, खाना के, उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया था। अब वहाँ पे गए, वहाँ पे बातचीत हुई, बहुत से सवाल, सारी चीज़ें हुई, लिटरेचर पे भी बात हुई, हर इशू पे बात हुई। तो उसमें एक बात ये भी थी, मेरा उनके सामने ये सवाल था और अब भी है, मैं आने यार यही कह रहा हूँ कि क्या किया जाए। मेरे लिए उम्मत मुसलमान की इत्तेहाद व यकजहती का कोई रास्ता, कोई जवाब, कोई चीज़ बताया और छोड़ा तो जाए। मुझे इंडिया से भी लाशें आए पाकिस्तान में, और मुझे ईरान से भी लाशें आए। बिल्कुल, ईरान से भी, वहाँ से वो जिस तरह आए, रोज़ मार्टर गोले फायर होते हैं और हमारे पाकिस्तानी बलोचिस्तान के लोग जो है वो मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान में जो बंदा है, जो पाकिस्तानी है, वो कहता है कि हमें बताओ अफगानिस्तान से भी हम पे ड्रोन अटैक हों, अफगानिस्तान से भी वहाँ से आके यहाँ हमले हों, इंडिया भी जो है वो कहे हम मुरीदके पे और हम फलां पे और हम फलां पे चढ़ दौड़ेंगे, मगरब में हम ईरान से भी यही हो, तो हम इन तीनों में तमीज़ कैसे करें? हम पाकिस्तानी हमसे ये सवाल करते हैं, दोस्त दुश्मन की हम क्या तमीज़ करें? सही है। तो इन चीज़ों को बहरहाल ईरान की जिम्मेदारी है बतौर ख़ास। आपने जो कि सवाल ईरान से मुतल्लिक़ किया, जैसे मैंने चाह बार का बताया, मुल्कों से ताल्लुकात होते हैं, मफादात होते हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उनके नज़रियात भी होते हैं। नज़रियात की बुनियाद पे हमारे कितने इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं? नहीं है ना। किस बुनियाद पे? नज़रिया की बुनियाद पे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अभी जब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया जनरल असम्बली में, तो कश्मीर तो हमारी शहर है, उसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो हमारी नज़रियाती शहर थी बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन, तो तब भी उसका जिक्र किया ना। तो इस तरह ईरान जो है उसका चाह बहार इंडिया को देना, वहाँ से एक मोटरवे टाइप एक पूरी सड़क का बनना, वो सारे जो ताल्लुकात हैं, मानते हैं मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी तरजीह जो होती है वो बहरहाल मुस्लिम ममालिक होते हैं। तो उस पर पाकिस्तान को ईरान और ईरान को पाकिस्तान के साथ जो है वो एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। जहाँ जहाँ कोई किरदार प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ज़्यादा बड़ा किरदार बनता है, खासतौर पे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह के लिए, इन मसाइल को हल कराने के लिए। सही है। अच्छा, इन हालात में जिनके अंदर मिना को या तो कभी सऊदीया का कसूरवार ठहराया जाता है और कभी ईरान का, इसी तरीके से पूरे आलम इस्लाम में इंटरनेशनल इशू इस टाइम शिया सुन्नी बन चुका है, जिस पर आप शाम, इराक और लबनान, यमन मुख्तलिफ ममालिक को दे सकते हैं। इन हालात में पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये जो दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, एक जो खमनाई का फतवा और दूसरा मिली यकजहती कौंसिल का 14 नुकाती चार्टर, क्या ये दोनों जो है ये पाकिस्तान, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इन दोनों को लेके
शाह अब्दुल्ला के पास, सबको इकट्ठे करके बैठा के, तो ये जब देखिए जब हमारे ये मसलकी और इस तरह की देखिए तौहीन भी रुकनी चाहिए और तकफीर भी रुकनी चाहिए। सच ये राइट, ठीक है, दोनों की बुनियादें ख़त्म हों तो ये जो तजादात है, ये जो मसल की तनाव है, नफरतें, ये नफरतें कम होंगी तो बातचीत की तरफ आएंगे। बातचीत शुरू होगी तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के रोल की वजह से जो खामनाई साहब का फतवा आया था वो पाकिस्तान के रोल की वजह से आया था। पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया था ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, कि उधर से तकफीर का मामला रुके और उधर से तौहीन का मामला रुके, तो दोनों के नतीजे में ये चीज़ सामने आई थी। तो पाकिस्तान अब भी वो रोल प्ले कर सकता है और उसको इन्हीं चीज़ों को लेके आगे आए उम्मत मुसलमा के प्लेटफार्म पे, OIC के लेवल पे ले आए, जिस भी तरह पॉसिबल है। कई एक प्लेटफार्म मौजूद है, सही है, तो उसमें जब ये चीज़ें सामने ले आएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन होगा। ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, कि जब ये बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो जाएगा तो ये जो सियासी, जोग्राफियाई, मफादाती ये चीज़ें जो है ये इतनी बड़ी नहीं होती, वो हल हो सकती है। सही है अलीशर भाई, ये तो चले नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ पर हमने बात की। एक एज ए अवाम बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के मफाद के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान का दिफा इस्तेहकाम मुमकिन हो। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक के दिफा के लिए या मुख्तलिफ़ ममालिक को स्टेबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने मुल्क को कमज़ोर करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सऊदीया के कहने पर मुख्तलिफ़ तंजीमें चला रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो ईरान के कहने पर मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें चला रहे हैं। अब आप देखें तो गलगित के अंदर एक मुख्तलिफ तबका है अहले तशय्युं का। एक तबका ऐसा है कि जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सिर्फ सूफिया का किरदार अदा करता था, जिनकी हिस्ट्री इस हवाले से मारूफ है कि वो सिर्फ सूफ़ी थे, उनके दावत का काम था, लेकिन आज उनके अंदर तशद्दुद आ चुका है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं जो बजाय इसके कि जिस तरह आपने बात की कि कितनी अच्छी बात है कि 14 नुकात और अली ख़ामनेई का फतवा लेकर इनको आपस में बिठाया जाए डिवाइड करने के बजाय, लेकिन वो लोग जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो आपस में बैठ सकते ही नहीं हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट या हमें उस पर नज़र किस तरह की रखनी चाहिए, उनको किस तरह से फेस करना चाहिए? मैं तो इसमें ये कहूँगा कि इसमें रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और रियासत पाकिस्तान की नाअहली है। सही है। वजह यह है कि मिली यकजहती कौंसिल में, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब में और बहुत सी जगहों पे वो मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी की कमेटी बनी थी, डॉक्टर इसरार की कमेटी बनी, काजी हुसैन अहमद की सरबराही में मिली यकजहती कौंसिल का ये चार्टर, मौलाना शाह नूरानी मरहूम की होते हुए ये चार्टर बने। जब ये सब कुछ मौजूद है, इत्तफाक मौजूद है, तो फिर उस इत्तेफाक से फ़ायदा ना उठाना किसकी गैर जिम्मेदारी है? रियासत की गैर जिम्मेदारी। रियासत अगर इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करे, इनको बिठाए और उस पर कानून साजी कर दे, सही है, उस कानून साजी का जो दायरा कार है उसको उम्मत मुसलमा के लेवल पे ले जाया जाए, सही है, मसला हल हो सकता है। इसमें कौन सा इतना बड़ा इशू है? बाकी जो आप कह रहे हैं ना गिलगित की हद तक, सिर्फ गिलगित नहीं और भी बहुत सी पॉकेट्स हैं पाकिस्तान में जिनका मामला शायद चिनार जैसे हो गया, जिनका मामला ईरान और सऊदी अरब से बढ़कर कहीं और से भी है, जिसका मकसद जो है वो यहाँ पे तनाव क्रिएट किए रखना है ताकि यहाँ पे शिया सुन्नी फसादात को हवा दी जा सके, यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक वो अनासर कामयाब नहीं है, वो थोड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासत ज़रब अज़ब हम और बहुत सी चीज़ों पर कर रहे हैं, तो हम ये जो फ़िरका वाराना चीज़ें हैं इसमें क्यों नहीं कर रहे उस तरह से? सही है। फिर सिर्फ मसला ताकत जो है वो मसले का हल कभी नहीं होती। ताकत, मुज़ाकरात, समझाओ और नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव, कौमी बयानियाँ देने की ज़रूरत है। कौमी बयानियाँ देंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो निचोड़ निकल के आएगा वो ये होगा कि वो जो जिस तरह आपने कहा कि वो कहते हैं कि हम बैठ सकते ही नहीं, जब आप बयानियाँ देंगे तो जो कहते हैं हम बैठ सकते ही नहीं वो भी बैठने को तैयार है। मीडिया आलमी इस्लाम में क्या किरदार अदा कर सकता है इन हालात में जहाँ पर हम एक दूसरे को या तो तकफीर कर रहे होते हैं तो या फिर किसी की गुस्ताखी और इस तरह के मुख्तलिफ मामलात सामने आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर मीडिया क्या अहम किरदार अदा कर सकता है कि ये सारी नफ़रतों को ख़त्म करके? मेरा ज़ाती ख्याल है कि मीडिया ने जहाँ बहुत सा बाज़ औक़ात मनफी किरदार अदा किया, वहाँ बहुत सा मुस्बत किरदार भी अदा किया। मुस्बत किरदार ये अदा किया है कि आप TV चैनल्स पर देख लें, वहाँ पर शिया हूँ, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, जब बैठते हैं तो बड़ी ठंडी ठंडी मीठी मीठी गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं सब अच्छा है, कोई किसी की तौहीन नहीं करता, कोई किसी की तकफीर नहीं करता, यही हो रहा होता है ना। लेकिन जब वहाँ से निकल के अपने मजमे में जाते हैं जहाँ से उन्होंने वाह वाह करवानी होती हैं, तालियां बजवानी होती हैं, तो वहाँ जाके फिर वो अपनी असल बातें करते हैं जो उसकी उनके अंदर की होती हैं। सही है। तो TV चैनल
जो है, मीडिया जो है, सही है। ये इनका दोगलापन जो है उसको पकड़े सही है। और उसको अवाम के सामने और इनके सामने जब बेनकाब करेगा सही है। तो उसके बाद मोहतात होंगे, कोई भी हो, किसी भी मसलक से हो, सही तो है। वो चीज़ें जो हैं वो बेटर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप देख लें, रबीउल अव्वल में देख लें, आप मुहर्रम में देख लें, आप बाकी जो अयाम हैं उन पे देख लें, जब टीवी चैनल्स डिबेट क्रिएट करते हैं, डिबेट के लिए बिठाते हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो यही टीवी चैनल्स यही चीज़ें उठा के क्यों नहीं बैठ जाते? मिसाल के तौर पे ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि चलो आपने मीडिया की बात की, बतौर मीडिया में हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी आयतुल्लाह अली खामनाई का फतवा लेके बैठ जाएं, मिली यकजहती काउंसिल के 14 नुकात लेके बैठ जाएं और इन सब मिसालों को बिठा लें और इनसे पूछें कि बताओ जी ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों दस्तावेजात जो है, क्या मसले का हल नहीं है? बिल्कुल सही। मीडिया ये रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल सही। अली शेर भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह हमारी ये नशिस्तें मज़ीद भी चलती रहेंगी। रिसाल उर्दू